हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। इसमें हम पढ़ रहे थे सीआरपीसी और सीआरपीसी में हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 31 में। इसमें हमें बता रखा है ट्रांसफ़र ऑफ क्रिमिनल केसेस। तो ट्रांसफ़र ऑफ क्रिमिनल केसेस में हमें सेक्शन नंबर 406 बता रखा है। पहला इसमें हमें बता रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो केस को ट्रांसफ़र कर सकती है या फिर अपील को वो किसी भी कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकती है। इसमें हमें क्लॉज़ 1 में बता रखा है कि सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि कोई पर्टिकुलर केस को या अपील को ट्रांसफ़र करना चाहिए किसी हाई कोर्ट में या फिर किसी एक हाई कोर्ट है तो दूसरी हाई कोर्ट में भी वो ट्रांसफ़र हो सकती है या फिर किसी क्रिमिनल कोर्ट में भी वो ट्रांसफ़र हो सकती है जो कि हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट में है। और वो कब ट्रांसफ़र किस लिए करेगा, ताकि एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए, ताकि जस्टिस हो सके, इसलिए वो ट्रांसफ़र कर सकता है। क्लॉज 2 में हमें बता रखा है कि सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की एप्लीकेशन द्वारा भी ट्रांसफ़र कर सकता है। और जब एप्लीकेशन दी जाएगी तो ये एप्लीकेशन मोशन द्वारा दी जाएगी और जो एप्लीकांट है अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट वो एप्लीकांट होंगे। ठीक है, इसमें हमें अब हम आ जाते हैं 407 में। 407 में हमें बता रखा है हाई कोर्ट के पास भी पावर है कि वो ट्रांसफ़र कर सकती है किसी भी अपील या केस को। इसमें हमें पहले ए में बता रखा है कि अगर फेयर और इम्पार्शियल इंक्वायरी के लिए हाई कोर्ट जो है ट्रांसफ़र कर सकती है किसी भी इंक्वायरी या ट्रायल को जो कि क्रिमिनल उसके सबऑर्डिनेट में है। हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट में किसी भी क्रिमिनल कोर्ट में अगर कोई ट्रायल या इंक्वायरी चल रही है तो फेयर और इम्पार्शियल इंक्वायरी के लिए हाई कोर्ट केस ट्रांसफ़र कर सकती है। इसमें हमें बी में हमें बता रखा है कि अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो हाई कोर्ट केस ट्रांसफ़र कर सकती है। और सी में हमें बता रखा है कि एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए क्या कहते हैं, हाई कोर्ट अपने पास केस ट्रांसफ़र कर सकती है। इसमें बता रखा है आगे के एट में ऑर्डर के अगर सुपीरियर जुरिडिक्शन है, सुपीरियर जुरिडिक्शन दे सकता है कोर्ट ऑफ सेशन, या फिर अपने अपने सामने वो हाई कोर्ट जो है खुद भी ट्राई कर सकता है, या तो कोर्ट ऑफ सेशन को देगा या फिर अपने ऊपर किसी कोर्ट को वो ट्रांसफ़र कर सकता है हाई कोर्ट केस। अब इसमें क्लॉज 2 में बता रखा है कि हाई कोर्ट जो है लोअर कोर्ट की रिपोर्ट पे भी एक्ट कर सकता है और एप्लीकेशन ऑफ पार्टी पे भी वो ट्रांसफ़र कर सकता है और अपने खुद के इनिशिएटिव पे भी हाई कोर्ट केस को ट्रांसफ़र कर सकता है। अब इसमें क्लॉज 4 में आ जाते हैं। क्लॉज 4 में हमें बता रखा है कि अगर एप्लीकेशन दी गई है एक्यूज्ड पर्सन द्वारा तो हाई कोर्ट जो है उसे डायरेक्ट करेगा कि एक बॉन्ड भरवाया जाए और उस बॉन्ड में क्या कहते हैं, श्योरिटी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, वो हाई कोर्ट डायरेक्ट करेगा। अब आ जाते हैं क्लॉज 5 में। क्लॉज 5 में हमें बता रखा है कि जो भी एक्यूज्ड पर्सन है वो एप्लीकेशन दे रहा है तो उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस देना होगा राइटिंग में और उसमें उसे ग्राउंड देने पड़ेंगे। और ये जो क्या कहते हैं एप्लीकेशन है ये कम से कम 24 घंटे के बाद दी जानी चाहिए। ये जो नोटिस के 24 घंटे बाद, नोटिस और एप्लीकेशन के बीच में 24 घंटे का मतलब डिफरेंस होना चाहिए, इसमें क्लॉज 5 में बता रखा है। अब आ जाते हैं क्लॉज 7 में। क्लॉज 7 में हमें बता रखा है कि अगर एप्लीकेशन डिसमिस कर दी गई है या फिर एप्लीकेशन जो है वैक्शियस या फ्रिवलस पाई जाती है तो जिसने एप्लीकेशन दी थी उस पर्सन से कहा जाएगा कि आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा जो कि 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, अब 408 में आ जाते हैं। इसमें दे रखा है सेशन जज। पहले हमें दिया था सुप्रीम कोर्ट फिर हाई कोर्ट, अब दे रखा है सेशन जज। तो सेशन जज के पास भी होती है ट्रांसफ़र करने की सारी पावर, जो कि अगर सेशन जज को लगता है कि अगर जस्टिस के लिए ये सही है
तो वो किसी भी क्रिमिनल कोर्ट में जो कि उसके सबऑर्डिनेट में है उस सेशन डिवीज़न में, तो सेशन जज उसे ट्रांसफ़र कर सकता है। और इसमें जो भी हाई कोर्ट के पास पावर दे रखी हैं वो पावर सेशन जज को भी दे रखी हैं इसमें। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे। इसमें हमें 409 में बता रखा है कि विड्रॉ भी कर सकते हैं केस को या अपील को। तो इसमें हमें बता रखा है कि अगर कोई विड्रॉ किया जाता है केस या अपील, अगर विड्रॉ की जाती है या रिकॉल किया जाता है किसी केस को या अपील को, और तो सेशन जज क्या कहते हैं, किसी भी केस को या अपील को विड्रॉ कर सकता है या फिर रिकॉल कर सकता है किसी भी केस या अपील को, और वो मेड ओवर कर देगा, यानी कि उसे पहुंचा देगा या बढ़ा देगा उस केस को आगे सेशन जज को या सीजेएम को। इसमें हमें आगे बता रखा है कि सेशन जज के पास पावर है कि वो ट्राई कर सकता है अपनी कोर्ट में उस केस को, और उस अपील को वो खुद सुनेगा। अब आ जाते हैं 410 में। इसमें हमें जुडिशल मजिस्ट्रेट का दे रखा है। इसमें हमें बता रखा है कि जो भी सीजेएम है वो केस को विड्रॉ या रिकॉल कर सकता है, और उसमें रिकॉल करने के बाद वो मेड ओवर करेगा किसी भी मजिस्ट्रेट को जो उसके सबऑर्डिनेट है, या फिर उस केस को वो खुद ट्राई करेगा। और इसमें हमें आगे बता रखा है कि उसे खुद ट्राई करना पड़ेगा। और 411 में हमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का बता रखा है। इसमें हमें बता रखा है कि डीएम या डीएम या एसडीएम किसी भी मजिस्ट्रेट को जो उसके सबऑर्डिनेट है वो उसे केस को विड्रॉ या मेक ओवर कर सकता है केस को, है ना। और इसमें आगे हमें बता रखा है कि अगर कोई केस विड्रॉ किया जाता है या रिकॉल किया जाता है किसी भी मजिस्ट्रेट को जो उसके सबऑर्डिनेट है, तो वो जो मजिस्ट्रेट है वो अपने पास उसे ट्राई करेगा। इसमें 412 में हमें बता रखा है कि जो रीज़न होंगे वो रिकॉर्ड किए जाएंगे मेक ओवर या फिर विड्रॉ के। जो भी केस विड्रॉ या मेक ओवर करे जा रहे हैं सेशन जज और मजिस्ट्रेट या फिर किसी भी जज द्वारा, वो उसके रीज़न रिकॉर्ड करेगा। तो अब हम आ गए हैं अपने नए चैप्टर में, चैप्टर नंबर 32 में। इसमें हमें बता रखा है कि एग्जीक्यूशन कैसे होगा सेंटेंसेस का, कि जो भी सेंटेंस दी जाती हैं। तो इसमें फर्स्ट हमें डेथ सेंटेंस के बारे में बता रखा है 413 में, कि इसमें कोई भी एग्जीक्यूशन ऑर्डर पास किया जाएगा 368 के अंदर। इसमें बता रखा है हमें कि डेथ की सेंटेंस जो है उसकी कंफर्मेशन मिल गई है कोर्ट ऑफ सेशन को, कि जब कोर्ट ऑफ सेशन हमने पढ़ा था पहले कि कोर्ट ऑफ सेशन हाई कोर्ट से डेथ सेंटेंस की कंफर्मेशन लेती है, और हाई कोर्ट अगर डेथ सेंटेंस की कंफर्मेशन दे देता है तो हाई कोर्ट को उसे नोटिस भेजना पड़ता है कोर्ट ऑफ सेशन को। तो कोर्ट ऑफ सेशन को ऑर्डर मिल गया है कंफर्मेशन का, तो कोर्ट ऑफ सेशन वारंट इशू करेगी, और वारंट इशू करने के बाद नेसेसरी स्टेप लेगी जो कि एग्जीक्यूशन के लिए, सेंटेंस के एग्जीक्यूशन के लिए ज़रूरी हैं। इसमें हमें नेक्स्ट बता रखा है 415 में हमें बता रखा है कि अगर क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई अपील है ना, अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील दी गई है तो उस डेथ सेंटेंस को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। 416 में हमें बता रखा है कि अगर कोई वुमेन को डेथ सेंटेंस दी गई है और जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट पाई जाती है, तो हाई कोर्ट उस डेथ सेंटेंस को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में कम्यूट कर देगा, उसे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में बदल देगा। तो अब हम आ गए हैं 432 में, सेक्शन नंबर 432 में। इसमें हमें बता रखा है कि सस्पेंड और रेमिट कर सकते हैं सेंटेंस को। तो इसमें हमें बता रखा है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो कोई कंडीशन लगा के या बिना कोई कंडीशन के किसी भी सेंटेंस को सस्पेंड कर सकती है या फिर रेमिट कर सकती है होल
या फिर कोई भी उसका पार्ट जो है सेंटेंस को रेमिट कर सकती है यानी हटा सकती है। इसमें हमें क्लॉज 3 में हमें बता रखा है कि अगर कोई कंडीशन लगाई जाती है सेंटेंस को सस्पेंड करने की, ठीक है, और वो जो पर्सन है वो उस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर पाता है, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसकी सेंटेंस को कैंसिल कर देगी। और जो उसकी सस्पेंशन हुई थी ना, उसकी सस्पेंशन को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैंसिल कर देगी और जो वो पर्सन है वो पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया जाएगा विदाउट वारंट, और फिर उसे अनएक्सपायर्ड पोर्शन के लिए सेंटेंस कर दिया जाएगा। फिर उसे मतलब कोई वो नहीं होगा उसके सेंटेंस का, मतलब कितने साल के लिए उसे जेल में डाला जा रहा है ये उसमें होगा नहीं। अब आज हम आ जाते हैं कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती क्या है। तो ये हमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हमें बता रखा है क्लॉज नंबर 7 में। तो क्लॉज नंबर 7 में बता रखा है कि जो यूनियन के पास एग्जीक्यूटिव पावर है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, और या फिर जो गवर्नमेंट के स्टेट के पास पावर है, तो ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में आएंगी, यूनियन, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इसमें अब 433 में हमें बता रखा है पावर टू कम्यूट सेंटेंसेस। तो इसमें हमें बता रखा है कि अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो वो किसी की भी डेथ सेंटेंस किसी और अदर पनिशमेंट में बदल सकती है। इसमें हमें बी में हमें बता रखा है कि अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है तो उसे 14 ईयर्स के लिए कम्यूट कर सकती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और अगर रिगरस इम्प्रिजनमेंट है तो उसे सिंपल इम्प्रिजनमेंट में बदल सकती है। डी में हमें बता रखा है कि अगर सिंपल इम्प्रिजनमेंट है तो उसे वो फाइन में कम्यूट कर सकती है। तो अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 33 में। इसमें हमें बेल और बॉन्ड के बारे में बताया गया है। 436 में हमें बता रखा है कि किन किन केसों में बेल मिल सकती है। तो इसमें हमें फर्स्ट क्लॉज में बता रखा है कि अगर एक्यूज्ड ने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस करा है और उसे अरेस्ट या डिटेन कर रखा है विदाउट वारंट, है ना, तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को लगता है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन उसे कोर्ट के सामने पेश करेगा किसी भी टाइम जब वो उसकी कस्टडी में है, और कोर्ट उसे बेल पे रिलीज़ कर देगी। इसमें हमें प्रोवाइडेड में बता रखा है कि अगर एक्यूज्ड पर्सन लगता है कि वो इंडिजेंट है, गरीब है, कि और वो जो सिक्योरिटी है वो फर्निश नहीं कर पाएगा, तो उसे डिस्चार्ज कर देगी कोर्ट और बॉन्ड भरवाएगी उसमें विदाउट सियोरिटी के साथ। अब इसमें हमें बता रखा है कि वो पर्सन पता कैसे चलेगा कि वो इंडिजेंट है या इतना गरीब है कि वो श्योरिटी भी फर्निश नहीं कर पा रहा है। तो इसमें कोर्ट को जब लगेगा कि एक हफ्ते तक वो अपनी बेल विदिन 1 वीक वो अपनी बेल नहीं ले पा रहा है, और उसके पास तो कोर्ट के पास ये सफिशिएंट ग्राउंड होगा प्रेज्यूम करने का कि जो पर्सन है ये इंडिजेंट है। इसमें हमें आगे बता रखा है क्लॉज 2 में कि क्लॉज 2 में हमें बता रखा है कि अगर कोई कंडीशन दी गई है बेल बॉन्ड में, है ना, और वो पर्सन जो है उस कंडीशन को कंप्लाई नहीं कर पाता उस कंडीशन के साथ, तो कोर्ट उसे रिफ्यूज़ कर देगी बेल देने के लिए। 436 में हमें बता रखा है मैक्सिमम पीरियड अंडर ट्रायल प्रिजनर के लिए, अंडर ट्रायल प्रिजनर को मैक्सिमम पीरियड कब तक डिटेन रखा जा सकता है। तो इसमें बता रखा है कि हाफ ऑफ द मैक्सिमम पीरियड। तो इसमें हमें बता रखा है कि हाफ तक उसे इम्प्रिजनमेंट करा जा सकता है, और अगर ये टाइम निकल गया हाफ वाला तो उस पर्सन को पर्सनल बॉन्ड पे विद या विदाउट श्योरिटी के बाद रिलीज़ कर दिया जाएगा। इसे हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए किसी पर्सन को 2 साल 2 साल की सज़ा 2 साल किसी ऑफेंस की जो सज़ा है वो है 4 साल, और उस पर्सन को क्या कहते हैं, हाफ, मतलब हाफ कर देंगे तो इसका हो जाएगा 2 साल तक के लिए डिटेन करा जा सकता है जेल में, बिना ट्रायल, बिना क्या कहते हैं, बिना बेल के।
तो अब हम आ गए हैं सेक्शन नंबर 437 में। इसमें हमें बता रखा है कि बेल कब मिलेगी, जब ऑफेंस जो है वो नॉन बेलेबल है। तो इसमें बता रखा है कि अगर एक्यूज्ड सस्पेक्टेड है या फिर उनने कमीशन करा है किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस का और उस पर्सन को अरेस्ट या डिटेन कर रखा है विदाउट वारंट ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन द्वारा, तो उसे बेल पे रिलीज़ कर दिया जाएगा। और इसमें हमें फर्स्ट में बता रखा है कि उस पर्सन को तब रिलीज़ नहीं किया जाएगा जब क्या कहते हैं, कोर्ट के पास रीजनेबल ग्राउंड है कि वो जो पर्सन है वो गिल्टी है किसी ऑफेंस द्वारा जो कि पनिशेबल विद डेथ है, तो या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए वो पनिशेबल है, तो उसे बेल पे रिलीज़ नहीं किया जाएगा। और इसमें सेकंड में बता रखा है कि उस पर्सन को भी रिलीज़ नहीं किया जाएगा जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस द्वारा प्रीवियसली कन्विक्टेड था, या फिर वो प्रीवियसली कन्विक्टेड था किसी ऑफेंस के लिए जो कि पनिशेबल था डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट द्वारा, या फिर 7 साल की सज़ा तक अगर वो पनिश प्रीवियसली कन्विक्टेड था, तो उस पर्सन को भी बेल नहीं दी जाएगी। अब इसमें आगे बता रखा है प्रोवाइडेड में कि अगर कोई पर्सन 16 ईयर का है या फिर कोई वुमेन है, सिक है वो, या फिर वो प्रेग्नेंट है, तो उसे बेल पे रिलीज़ कर दिया जाएगा। और कोर्ट को अगर कोर्ट इस पर्सन को स्पेशल रीज़न पे बेल पे रिलीज़ करती है, तो कोर्ट को वो अपने स्पेशल रीज़न भी रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। अब इसमें आ जाते हैं क्लॉज 2 में। तो क्लॉज 2 में हमें बता रखा है कि किसी भी स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल पे कोई रीज़नेबल ग्राउंड नहीं लगते हैं कि उस पर्सन ने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस करा है, मगर मगर कोर्ट को ये लगता है कि उसमें फ़र्दर इंक्वायरी होनी चाहिए, तो उस पर्सन को वो बेल पे रिलीज़ कर देंगे और बॉन्ड भरवाया जाएगा उसमें विदाउट श्योरिटीज़ का उस पर्सन से। अब हम क्लॉज 3 में आ गए हैं। क्लॉज 3 में हमें बता रखा है अगर एक्यूज्ड है और उसने कोई ऑफेंस करा है जिसकी सज़ा जो है 7 साल तक है, और वो अबेटमेंट, कंस्पायरेसी या अटेम्प्ट टू कमिट अबेटमेंट का उनने कोई ऑफेंस करा है, अबेटमेंट या कंस्पायरेसी से रिलेटेड कोई उनने ऑफेंस करा है, तो उसे बेल पे रिलीज़ कर दिया जाएगा बॉन्ड भरवा के। और उस पर्सन से कहा जाएगा कि अगर आप इस ऐसा ही सिमिलर ऑफेंस नहीं करेंगे तो आपको बेल पे रिलीज़ करा जाएगा। या फिर उसे कोर्ट कहेगी कि अगर वो पर्सन ऐसे पर्सन को इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस कर रहा है जो कि उस केस के फैक्ट द्वारा एक्वेंटेड है, तो फिर उस पर्सन से कहा जाएगा कि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस पर्सन से इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब हम आ जाते हैं क्लॉज 4 में। क्लॉज 4 में हमें बता रखा है, और इसमें हमें आगे बता रखा है कि अगर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए कोर्ट कोई दूसरी कंडीशन भी लगा सकती है जिस पर्सन ने अबेटमेंट या कंस्पायरेसी का ऑफेंस करा है। अब हम आ जाते हैं क्लॉज 4 में। क्लॉज 4 में हमें बता रखा है कि अगर कोर्ट किसी पर्सन को रिलीज़ कर रही है ना, तो वो अपने स्पेशल रीज़न रिकॉर्ड करेगी राइटिंग में। अब हम आ जाते हैं क्लॉज 6 में। क्लॉज 6 में हमें बता रखा है कि जो एक्यूज्ड पर्सन है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस जो एक्यूज जो पर्सन है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस द्वारा है, और उसकी बेल जो है, और उसका जो क्या कहते हैं, मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायबल था वो, और उसे क्या कहते हैं 60 दिन हो गए हैं और फर्स्ट एविडेंस जब लिया गया था, तो 60 दिन हो गए हैं जब फर्स्ट एविडेंस लिया गया था, तो उसके बाद 60 दिन बाद वो बेल पे रिलीज़ हो सकता है पर्सन। और क्लॉज 7 में हमें बता रखा है कि ट्रायल का कंक्लूजन होने से पहले अगर कोर्ट को लगता है कि जो पर्सन एक्यूज था, जजमेंट देने से पहले कोर्ट को ये लगता है कि जो पर्सन एक्यूज था उसके ऊपर कि वो गिल्टी नहीं है ऑफेंस का, तो उसे रिलीज़ कर देगी कोर्ट जो है उस पर्सन को, और उस पर्सन से बॉन्ड भरवाए जाएंगे। तो अब हम आ गए हैं सेक्शन नंबर 437A में। तो इसमें हमें बता रखा है कि जब कंक्लूजन से पहले, ट्रायल के कंक्लूजन से पहले या फिर अपील के डिस्पोजल से पहले
कोर्ट क्या कहते हैं, अपीलिएट कोर्ट ट्राई कर रही है केस को, तो वो एक्यूज्ड को रिक्वायर करेंगे कि वो बेल बॉन्ड भरे विद और विदाउट सियोरिटी, और हायर कोर्ट में वो अपीयर हो। ठीक है, और इसका जो कोर्ट जो है इसे नोटिस देगी 6 महीने पहले उस पर्सन का। और अब हम आ जाते हैं 438 में, जिसे एंटिसिपेटरी बेल भी कहा जाता है। इसमें हमें बता रखा है एंटिसिपेटरी बेल में 438 में कि अगर कोई पर्सन है और उस पर्सन के ऊपर एक्विजिशन लगे, उस पर्सन को रीज़न टू बिलीव है उस पर्सन को कि उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा किसी नॉन बेलेबल क्राइम के लिए। तो इसमें हमें बता रखा है 438 में कि अगर कोई पर्सन है, उसे लगता है कि उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए, तो वो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में अपनी अरेस्ट से पहले वो बेल पे रिलीज़ हो सकता है। तो इसमें क्या कहते हैं, कोर्ट को कुछ फैक्टर जो हैं कंसीडरेशन में लेने पड़ते हैं। इसमें पहला तो होता है नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ एक्विजिशन, के उस पर्सन के ऊपर क्या क्या एक्विजिशन लगाए जा रहे हैं। सेकंड, इसमें बता रखा है कि कोई एंटीसीडेंट होता है कि वो जो पर्सन है वो पहले कोई इम्प्रिजनमेंट में गया है कि नहीं, और वो जो कोर्ट देखती है कि ये जो पर्सन है इसके ऊपर पहले कोई इम्प्रिजनमेंट के चार्जेस लगे हैं या नहीं कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेके। और थर्ड, इसमें देखती है कि अगर एप्लीकेंट भाग तो नहीं जाएगा एंटिसिपेटरी बेल लेके, तो थर्ड ये देखती है कि वो फ्ली तो नहीं कर जाएगा पर्सन। और फोर्थ में देखती है कि जो पर्सन है जो पर्सन अरेस्ट हुआ है उसको उसकी क्या कहते हैं इंजरी पहुंचाने के लिए या ह्यूमिलेट करने के लिए उसके ऊपर ये एक्विजिशन तो नहीं लगाए हुए हैं। और अगर कोर्ट सेटिस्फाई होती है तो कोर्ट उसे एंटिसिपेटरी बेल दे देगी। और इसमें आगे बता रखा है प्रोवाइडेड में कि कोर्ट जो है, इसमें हमें आगे बता रखा है कि कोर्ट जो है एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है एंटिसिपेटरी बेल की। और जब वो कोर्ट रिजेक्ट कर देगी एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन, तो जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होगा वो उस पर्सन को अरेस्ट कर लेगा विदाउट वारंट। अब इसमें हमें आगे बता रखा है कि अगर कोर्ट ने ग्रांट कर दिया है तो उसे नोटिस दिया जाएगा 7 दिन का, और उसके कॉपी होगी उसमें ऑर्डर की, और वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को दिया जाएगा ऑर्डर। इसमें एक आगे 1B में हमें बता रखा है कि अगर एप्लीकेशन जो एंटिसिपेटरी बेल ले रहा है, एप्लीकांट जो एंटिसिपेटरी बेल ले रहा है, तो उसे क्या कहते हैं फाइनल हियरिंग पे आना होगा, जो कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए नेसेसरी है। अब इसमें हमें क्लॉज 2 में हमें बता रखा है कि अगर हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन कोई डायरेक्शन देती है क्लॉज 1 में, तो उस पर्सन को अवेलेबल होना पड़ेगा इंटेरोगेशन के लिए पुलिस ऑफिसर द्वारा, या फिर जब कोर्ट कहे तब। और इसमें आगे एक कंडीशन और दे रखी है कि इसमें बता रखा है कि अगर जो पर्सन है जिसे एंटिसिपेटरी बेल दी जा रही है, तो उस पर्सन से कहा जाएगा कि आप जो पर्सन है जो फैक्ट के साथ एक्वेंटेड है केस के, तो उसे आप थ्रेट, प्रॉमिस या कोई इंड्यूसमेंट नहीं करेंगे। और इसमें एक कंडीशन और बता रखी है कि वो इंडिया लीव नहीं करेगा विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट, कि कोर्ट की परमिशन के बिना वो पर्सन इंडिया छोड़ के नहीं जाएगा। अब इसमें आगे आ जाते हैं। आगे हमें एक बता रखा है जो भी 376 से रिलेटेड मामले होंगे उन पे ये लागू एप्लीकेशन जो ये सेक्शन है वो लागू नहीं होता है। अब इसमें हमें आगे बता रखा है सेक्शन नंबर 439 में कि
हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास स्पेशल पावर है बेल से रिगार्डिंग, और इसमें कोई अगर पर्सन एक्यूज्ड है तो उस पर्सन को बेल पे रिलीज़ कर दिया जाएगा, जो कि 437 क्लॉज 3 में नहीं दिए गए थे, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। और किसी ऐसी कंडीशन पे भी वो पर्सन बेल पे रिलीज़ कर दिया जाएगा जो कोर्ट चाहे। और इसमें एक बता रखा है प्रोवाइडेड में कि बेल देने से पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक एप्लीकेशन, एक नोटिस दिया जाएगा कि जो ये पर्सन है ये बेल मांग रहा है। और इसमें जो 376 से रिलेटेड मामले हैं उसमें हमें बता रखा है कि इसकी 15 दिन के अंदर अंदर बेल दे दी जाएगी। 15 दिन के अंदर अंदर इसमें अगर क्या कहते हैं, तो इसमें 376 से जो रिलेटेड मामले हैं उसमें नोटिस दिया जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को 15 दिन के अंदर अंदर के जो एक्यूज पर्सन है वो बेल मांग रहा है। अब आ जाते हैं 440 में। 440 में हमें बता रखा है कि बॉन्ड का जो अमाउंट है वो कोर्ट द्वारा फिक्स होगा और वो कभी भी एक्सेसिव नहीं होगा। और इसमें एक बात और बता रखी है क्लॉज 2 में कि कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट अगर चाहें तो अमाउंट ऑफ बॉन्ड वो रिड्यूस भी कर सकते हैं। 441 में हमें बता रखा है बॉन्ड ऑफ एक्यूज्ड एंड श्योरिटीज़। तो इसमें हमें बता रखा है कि जो भी पर्सन रिलीज़ किया जाएगा बेल पे उससे बॉन्ड भरवाए जाएंगे, और जो बॉन्ड की मनी होगी वो कोर्ट के द्वारा या पुलिस ऑफिसर द्वारा जो उनके द्वारा फिक्स होगी वो ही होगी। और इसमें जो भी पर्सन है जो बेल पे रिलीज़ किया जा रहा है तो उससे श्योरिटी भी मांगी जाएंगी। और अगर पर्सन क्या कहते हैं, और उस पर्सन से बॉन्ड भरवा के ये कहा जाएगा कि जो भी डेट और टाइम और प्लेस हम मेंशन कर रहे हैं इस पे आपको आना होगा, और कोर्ट जो तारीख लगाएगी उस पे आपको आना होगा। और अगर क्या कहते हैं, इसमें क्लॉज 2 में बता रखा है कि कंडीशन जो भी लगाई जाएगी बेल पे वो बॉन्ड में भी कंडीशन लिखी जाएगी, जो जिस कंडीशन पे उसे बेल दी गई है वो बॉन्ड पे भी लिखी जाएगी। क्लॉज 4 में हमें बता रखा है कि अगर श्योरिटी सफिशेंट या फिट नहीं है तो कोर्ट इसका प्रूफ कैसे लेगी, तो कोर्ट इसका एफिडेविट द्वारा प्रूफ ले सकती है कि ये श्योरिटी जो है वो फिट या सफिशेंट नहीं है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 443 में। 443 में हमें बता रखा है कि पावर टू ऑर्डर सफिशेंट बेल when that first is taken insufficient, कि अगर इसमें हमें बता रखा है कि पहली बेल जो है वो मिस्टेक, फ्रॉड या इनसफिशेंट श्योरिटी द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई थी और वो बाद में इनसफिशेंट हो जाती है, तो कोर्ट जो है वारंट इशू कर देगा अरेस्ट का, और उस पर्सन को फिर बाद में बेल पे रिलीज़ करा जा सकता है। और अगर क्या कहते हैं वो उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, और पेश करने के बाद उसे कहा जाएगा कि आप जो है सफिशेंट श्योरिटी लाइए, और अगर वो पर्सन सफिशेंट श्योरिटी नहीं ला पाता है तो उसे कहते हैं डिस्चार्ज, तो उसे कमिट कर देंगे जेल के लिए, जेल भेज देंगे उसे। 444 में हमें बता रखा है कि श्योरिटी को डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। इसमें अब हम आ जाते हैं 446 में कि बॉन्ड को फोरफीट कब किया जा सकता है। इसमें हमें प्रोसीजर बता रखा है। इसमें हमें बता रखा है कि अगर कोई बॉन्ड है अपीयरेंस का या फिर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी का कोई बॉन्ड है और ये प्रूव हो जाता है कोर्ट की सेटिस्फेक्शन को लेके कि वो बॉन्ड पूरा नहीं कर पाएगा तो उस बॉन्ड को फॉरफीट किया जा सकता है। अब इसमें हमें आगे बता रखा है कि कोर्ट को जो है अपने रीज़न रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, जो जिस भी ग्राउंड पे वो बॉन्ड फॉरफीट किया जा रहा है तो उसके ग्राउंड कोर्ट को रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। ठीक है। और क्या कहते हैं, इसमें हमें क्लॉज 2 में बता रखा है कि अगर सफिशिएंट कॉज नहीं दिखाई जाती है कि जो पेनल्टी लगाई गई थी वो उन्होंने क्यों नहीं दी है ना, तो उस पेनल्टी को जैसे फ़ाइन होता है उसकी तरह रिकवर किया जाएगा।
और इसमें आगे बता रखा है प्रोवाइडेड में क्लॉज 2 के अगर पेनल्टी नहीं दी गई या जो पेनल्टी लगाई गई थी उस पर्सन पे वो रिकवर नहीं हो पाती है तो उसे कोर्ट जो है सिविल जेल में भेज देगी 6 महीने के लिए। क्लॉज 4 में हमें बता रखा है, क्लॉज 4 पे आ गए हैं हम। क्लॉज 4 में बता रखा है कि अगर जो श्योरिटी है वो मर जाता है, बॉन्ड में जो श्योरिटी था वो मर जाता है तो बॉन्ड को फॉरफिट किया जा सकता है और जो श्योरिटी की प्रॉपर्टी होगी वो डिस्चार्ज हो जाएगी सब लाइबिलिटी से। अब हम आ जाते हैं 446 ए में। इसमें हमें कैंसिलेशन बता रखा है बॉन्ड का या बेल बॉन्ड का कैंसिलेशन बता रखा है। इसमें हमें बता रखा है कि अगर कोई बेल बॉन्ड भरवाया गया था अपीयरेंस के लिए तो और उसे फॉरफिट किया गया है और फॉरफिट वो इन कंडीशन पे हो सकता है कि अगर कोई पर्सन एग्जीक्यूट कर रहा था और वो पर्सन के पास श्योरिटी नहीं है तो वो कैंसिल हो जाएगा। और इसमें बता रखा है कि उस पर्सन को रिलीज़ नहीं किया जाएगा बाद में बॉन्ड पे, है ना। अब आ जाते हैं 447 में। 447 में हमें बता रखा है कि श्योरिटी जो है बॉन्ड का वो इंसॉल्वेंट हो गया है या मर गया है तो उसे तो पर्सन को कहा जाएगा, एक्यूज्ड पर्सन को कहा जाएगा कि आप फ्रेश सिक्योरिटी लेके आइए और एक उसे ऑर्डर दिया जाएगा। और अगर जो पर्सन है वो नई सिक्योरिटी नहीं ला पाता है तो उसे उसे क्या कहते हैं डिफ़ॉल्ट हो जाता है उस पर्सन से ऑर्डर में। तो ऐसा माना जाएगा कि उसने ओरिजिनल ऑर्डर के ख़िलाफ़ क्या कहते हैं उसने ओरिजिनल ऑर्डर के ख़िलाफ़ वो डिफ़ॉल्ट करा है। अब इसमें हम पढ़ेंगे आगे और इसमें हमें बता रखा है कि जो भी अपील होंगी 446 में वो सारी की सारी अपीलेबल हैं। 449 में हमें बता रखा है। अब हम क्या कहते हैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हमारा CRPC ख़त्म होने वाला है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस के लिए।